लीडर को आगे का रास्ता दिखाती है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां बारूद बनता था, गोला बारूद की फैक्ट्री में दो ऐसे कर्मचारी और अधिकारी थे जिन्होंने इस देश के अंदर एक नया विचार दिया। आजादी के बाद इस देश के दलितों अछूतों को नहीं पता था कि वह कभी अपनी सत्ता भारत के अंदर तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक गोला बारूद की फैक्ट्री पुणे में DRDO, जिसके अंदर वाल्मीकि दीना भानाजी 4th क्लास कर्मचारी होते हैं, और वह वाल्मीकि दीना भानाजी एक जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी होनी चाहिए, जिसके कारण उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ये तो रही यहां तक की बात। अब हम चलते हैं उस शख्सियत के बचपन की तरफ। व्यक्ति वाल्मीकि दीना भानाजी जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे और 28 फरवरी 1928 को इनकी जन्म जयंती होती है। और वाल्मीकि दीना भानाजी के पिताजी एक ऊंची कास्ट वाले किसी व्यक्ति के यहाँ, जो गांव का बड़ा या चौधरी या कहें चौधराहट कहते हैं ना गांव में, कि भैया हमारे गांव के चौधरी साहब हैं, ऊंची जाति वाले हैं, उनके यहाँ उनकी भैंस का दूध निकालते थे। वाल्मीकि दीना भानाजी के पिताजी जिस 7th क्लास के घर पर उसकी भैंस का दूध निकालते थे, वाल्मीकि दीना भानाजी ये बात देखते थे और नोटिस करते थे। पानी देना। वाल्मीकि दीना भानाजी को लगा कि मेरे पिताजी किसी और के घर जाकर के भैंस का दूध निकालते हैं, मैं अपनी भैंस खरीदूंगा। और वाल्मीकि दीना भानाजी को ये बात उनके मन में लगी हुई थी। उनके पिताजी ने अपने बच्चे की बात को जिद पर लेकर, मानते हुए उनकी जिद को, एक भैंस खरीद ली। और जब वह भैंस खरीदी तो वाल्मीकि दीना भानाजी के पिताजी ने उनके यहाँ, जिसके यहाँ दूध निकालने जाते थे, उनके यहाँ जाने से मना कर दिया और वह अपनी भैंस का दूध निकालते थे। और यह बात ऊंची जाति वाले लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने लाठी के जोर पर गांव के अंदर पंचायत बुला ली और कहा कि तुम छोटी जात वाले हो, तुम्हें सुअर पालने चाहिए, ना कि भैंस पालनी चाहिए, क्योंकि भैंस पालना बड़ी जाति का या बड़ी जो ऊंचाई में सवर्ण होते हैं उनकी पहचान है। छोटी जाति वाले भैंस नहीं पाल सकते। यह बात वाल्मीकि दीना भानाजी के मन में बहुत चुभी और वाल्मीकि दीना भानाजी को यह जाति का जो उन्होंने गैर बराबरी देखी, इस गैर बराबरी से वाल्मीकि दीना भानाजी बहुत आहत हुए और जाति के प्रति उनके मन में नफरत भरी। क्यों? क्योंकि वह भैंस दबाव के चलते उनको बेचनी पड़ी। पंचायत में फरमान हो गया कि छोटी जाति का कोई व्यक्ति भैंस नहीं पाल सकता। इसलिए आज भी होते हैं, आज भी फरमान सुनाए जाते हैं, आज भी खाप पंचायतें होती हैं। खाप पंचायतें किसके खिलाफ होती हैं? महिलाओं के खिलाफ होती हैं, दलितों के खिलाफ होती हैं, छोटी जाति के खिलाफ होती हैं। तब वाल्मीकि दीना भानाजी ने इस आक्रोश में अपने मन में ये बात ठान ली कि इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। वाल्मीकि दीना भानाजी घर से भाग आए और दिल्ली चले गए। किसी एक कार्यक्रम में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सुना। ये सौभाग्य भी उनको प्राप्त हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस कार्यक्रम में जातियों के ऊपर बोल रहे थे कि भारत में जातियां हैं और जातियों के आधार पर शोषण है, जातियों के आधार पर यहाँ लोगों को नीचा दिखाया जाता है, नीचा रखने की कोशिश की जाती है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वाल्मीकि दीना भानाजी ने सुना तो उनके मन में लगा कि यही वो व्यक्ति है जो देश से जातिवाद खत्म कर सकता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में चल बसे, वो हमारे बीच नहीं रहे।
वाल्मीकि दीना भाना नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र के पूना पहुंच जाते हैं, और महाराष्ट्र के पूना जहां से हमने बात छोड़ी थी अब वहीं पहुंच जाते हैं। और वाल्मीकि दीना भाना DRDO ऑफिस में 4th क्लास कर्मचारी हो जाते हैं, यानी कि सफाई कर्मचारी के तौर पर वहां नौकरी पा लेते हैं। नौकरी प्राप्त करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का दिन आता है 14 अप्रैल, और वाल्मीकि दीना भाना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते थे, इस देश का मसीहा मानते थे, दलितों अछूतों के लिए रास्ता दिखाने वाला एक ऐसा शख्स मानते थे कि जो इस देश को एक महान रास्ता देकर गए। और वाल्मीकि दीना भाना अपने ऑफिस में भिड़ जाते हैं कि आप छुट्टी कैसे नहीं करेंगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी कैसे नहीं करेंगे। और इस बात पर एक 4th क्लास कर्मचारी जब भिड़ जाता है, लड़ जाता है, तब वहां पर एक और अधिकारी उनको देख रहा होता है, जिनका नाम था मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब देख रहे होते हैं कि 4th क्लास कर्मचारी है, लेकिन सबसे भिड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है और जिद कर रहा है कि ये जयंती मनानी ही चाहिए। जब सारे 30 त्योहारों की छुट्टी हो सकती है, जब सभी देवी देवताओं के त्योहारों पर छुट्टी होती है, छोटे छोटे कार्यक्रमों की छुट्टी हो सकती है, तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी क्यों नहीं हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी नहीं मिली और ना ही दी गई ऑफिस में, पर वाल्मीकि दीना भाना को उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पर वाल्मीकि दीना भाना अपनी जिद पर अड़े रहे, कहे कि आप मुझे नौकरी से भले ही निकाल दें, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए, यह बात आज मैंने ऑफिस में रखी है, कल मैं हर जगह रखूंगा और इस जयंती की छुट्टी को इस देश के अंदर मनाना ही होगा। ये दिन महान दिन होना ही चाहिए। जब दीना भाना इस बात पर अड़ गए और उनकी नौकरी चली गई, तब मान्यवर कांशीराम साहब आकर के उनसे पूछते हैं कि भाई दीना भाना, तू काहे इतनी टेंशन ले रहा, क्यों इतना परेशान है, तेरी नौकरी चलेगी, तुझे नौकरी अब मिलेगी भी नहीं, तेरा कैसे घर का गुजारा चलेगा, क्या करेगा तू अब। तो वाल्मीकि दीना भाना कहते हैं कि क्या आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अगर आप जानते होते तो आप ऐसी बात नहीं कर रहे होते, आप स्वाभिमान की बात करते, आप मेरा साथ देते। तब वाल्मीकि दीना भाना से मान्यवर साहब ने पूछा कि ऐसा क्या है डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र में, ऐसा क्या है उनके व्यक्तित्व में जिनके लिए तुम इतना लड़ रहे हो, जिनके लिए तुमने अपनी नौकरी गंवा दी। तब वाल्मीकि दीना भाना मान्यवर कांशीराम साहब को जातियों का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक पुस्तक देते हैं। कहते हैं कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि मैं आपको 1-2 मिनट में, 4 मिनट में नहीं समझा सकता, आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, बाबा साहब का व्यक्तित्व आपको समझ में आ जाएगा। जब मान्यवर कांशीराम साहब उस बुक को पढ़ते हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब, DK खारपड़े जी और दीना भाना जी, तीनों दोस्त मिलकर कहते हैं कि वास्तव में एक महान शख्सियत थी। जब मान्यवर कांशीराम साहब उस किताब को ले लेते हैं और रात में कई बार पढ़ते हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब बेचैन उठते हैं और सुबह होते ही वह दीना भाना के पास पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि दीना भाना से कहते हैं कि दीना, अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे जयंती की छुट्टी भी दिलवाऊंगा और तेरी नौकरी भी दिलवाऊंगा। तू चूड़ा और मैं चमार, ये शब्द उस वक्त बोले होंगे, शायद उस वक्त इन शब्दों की कुछ वजह रही होगी कि हम ये दोनों काम करेंगे। और वाल्मीकि दीना भाना अगर आज कहें तो इस देश की उस राजनीति को भेदने वाले, जिसके अंदर एक बड़ी जमात, बड़ी संख्या, जिनको यहाँ दलित कहा जाता है, दबा हुआ कहा जाता है, कुचला हुआ कहा जाता है, जिनको छोटी जात कहा जाता है, जिनको नीचतम कोटि का माना जाता है, उस नीचतम कोटि के व्यक्ति ने एक बड़ा विचार दिया और उस बड़े विचार से एक महान लीडर तैयार हुआ। अगर मैं आज ये कहूं कि अगर दीना भाना जी नहीं होते तो एक युवा ऑफिसर कभी मान्यवर कांशीराम साहब नहीं बन पाते, केवल एक अधिकारी बनकर रह जाता, जैसे अन्य और थे। उस DRDO में और भी बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी रहे होंगे, लेकिन उस अधिकारी की लॉबी से एक अधिकारी निकलकर बाहर आया और उसको निकालने वाला कोई और नहीं, इस देश का वो व्यक्ति जिसको आज भी छोटा कहा जाता है, जिसको आज भी
छोटी जाति का कह करके अपमानित करने का प्रयास किया जाता है, उसके मनोबल को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम किया जाता है। अगर वो अच्छे कपड़े पहना भी होगा तो तब भी उसे कहा जाता है यार तुम तो ये हो। उस व्यक्ति ने एक ऐसे बारूद भरे विचार को मान्यवर कांशीराम साहब की बुद्धि विवेक में डाला और मान्यवर कांशीराम साहब ने ठान लिया कि चल दीना, अब हम इस मिशन को आगे लेके चलेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा और कांशीराम मिलकर करेंगे पूरा। इस नारे के तहत बॉम्ब सेफ तैयार कर दी, DS-4 तैयार कर दी और सबसे बड़ी बात, सत्ता की गलियारों में कदम रख दिया। उस सत्ता के गलियारों में जहां कभी उन लोगों ने केवल MP MLA सोचे थे, रिजर्वेशन के तहत रिजर्व सीटों पर केवल वो ये समझते थे केवल उनको सीटों का लालच देते रहेंगे और ये हमारे यहीं पर हमारे हिसाब से नौकरी करते रहेंगे, यानी कि वो सिर्फ रिजर्वेशन से आए हुए MP MLA बन सकते थे, लेकिन अपनी उनकी सत्ता नहीं हो सकती थी, उनका अपना विचार नहीं हो सकता था, उनकी अपनी प्लानिंग नहीं हो सकती थी, उनकी अपनी नीतियां लागू नहीं हो सकती थी और इस बात से उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। और कांग्रेस पूरे देश में एक बड़ी पार्टी थी और सभी दलित कांग्रेस को ही अपना वोट किया करते थे, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि ये दलित चूड़े चमार, जूता गांठने वाले, मरे जानवरों को उठाने वाले, तू भी तो नेता बन सकता है, तेरी भी पार्टी हो सकती है। और मान्यवर कांशीराम साहब ने वो विचार पूरा करके दिया। आज मैं कहूंगी यदि अगर हम मान्यवर कांशीराम साहब को आज पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके विचारों पर चल रहे हैं, तो इसके पीछे किसी देवी देवता का हाथ नहीं, इसके पीछे इस देश के अंदर हाशिए पे खड़ा हुआ वो समाज, सबसे पीछे धकेला गया वो व्यक्ति, सबसे नीच माना गया वह दीना भाना, सबसे अधिक अछूत और घृणा का पात्र वह भंगी, जिसके सारे अधिकार छीन के रखे थे, वाल्मीकि दीना भाना ने इस देश को महान शख्सियत दी है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम सब उनको सत सत नमन करते हैं कि ऐसी महान शख्सियत ने गूंगों को जबान देने के लिए इस देश में राजनीति का स्वरूप बदल के रख दिया। जिनको कभी कहा जाता था कि यार तुम्हारा क्या काम है राजनीति में, राजनीति तो चालाक लोगों का काम है, शातिर लोगों का काम है, चतुर लोगों का काम है, राजनीति तो चाणक्य का काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ ना नाली साफ करो, यार तुम क्या करोगे, जूते साफ करो, तुम राजनीति में आके क्या करोगे, जाओ तुम सब्जियां उगाओ। अरे अरे तुम वोट क्यों मांग रहे हो इन हाथों से, तुम्हें तो सुअर पालने चाहिए। अरे तुम आज वोट मांगने कैसे आ गए, तुम्हें मेरी गाय का गोबर उठाना था, आज तुम नेता बनने लगे। अब जिनके विचार में कभी नहीं था कि हम अपनी सत्ता खड़ी कर सकते हैं, उन लोगों को 4-4 बार सत्ता का सुख दिया। इस सत्ता के सुख को पाने के लिए सबसे बड़ी मैं नींव की ईंट जिसको कहा जाएगा, मैं मान्यवर कांशीराम साहब से पहले वाल्मीकि दीना भाना जी को मानती हूं। इस बात का उस समाज को गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में, इस बात का गर्व नहीं कि हमारी जाति है, हमारी जाति छोटी है या नीची है, नहीं, इस बात का गर्व होना चाहिए जिस बड़े समूह को पीछे धक्का मार के गिराया गया, जो जब जब लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हुआ तब तक उसकी टांगें तोड़ दी गई, जब जब उसने हिम्मत भरी तब तक उसके हौसलों को कुचल दिया गया, जब जब उसने अपने हक मांगने की कोशिश की तब तक उसके हाथ में जूठन रख दी गई, जब जब उसने छीनने की कोशिश की गई तब तक उसके हाथ तोड़ दिए गए और सदियों से तोड़े जा रहे थे। इस बात का गर्व होना चाहिए जिनको कुछ करने नहीं दिया, उन लोगों में से भी एक व्यक्ति ने निकल करके इतना बड़ा विचार दे दिया। तो आज इस देश के समस्त बहुजनों को और इस देश के उन लोगों को भी
जो अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, उन्हें भी एहसान मंद होना चाहिए कि उन्हें एक विचार दिया कि समानता लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और हमने प्रयास ही नहीं कि हमने कुर्बानियां तक दी हैं। तुम्हारे आगे हमने सर झुकाते रहे सदियों, तुमने कुछ नहीं दिया। मांगने की कोशिश की तो तुमने जीभ काटने का प्रयास किया। लेकिन उसी समाज से आने वाला एक व्यक्ति, जिसको भंगी कहा जाता है, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, उस व्यक्ति ने आकर के एक महान विचार दिया। ऐसे महान विचारक को मैं पुनः सत सत नमन करूंगी, और मैं चाहूंगी कि ऐसी माओ की कोख गौरवान्वित है, और ऐसा समाज अपने गर्व से सीने को चौड़ा करे कि हम दबाए जाने के बाद भी हम विद्रोह कर सकते हैं, हम मानवता के लिए लड़ सकते हैं, हम जात पात के नाम पर शोषित होने के बाद भी हम प्रत्येक जात के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, अच्छा विचार रख सकते हैं। ऐसे वाल्मीकि दीना भाना जी को मैं सत सत नमन करती हूं, और एक बड़ा सैल्यूट भी करती हूं कि मैं आपके साथ कभी बात नहीं कर पाई, लेकिन जब जब मैं विचारों को पढ़ती हूं तब तब मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूं, और ये मेरी वार्ता आपसे होती रहेगी। जब तक इस शरीर में आखिरी सांस है तब तक इन महापुरुषों से मेरी वार्ता होती रहेगी। जब जब मैं पढ़ती हूं तो लग रहा है कि मैं आपसे बात करती हूं। जब जब मैं पढ़ती हूं, जब जब मैं उस पर चलती हूं, तब तब लगता है कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं आज भी। और आज ऐसे युवाओं की जरूरत है, आज ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन आज दबाए हुए लोग कायर ना बने, आज वो डर रहे हैं, कायर बने हुए। आपकी संख्या ज्यादा, आप किस बात से डरते हैं? इस बात से कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि परिस्थितियां कब अनुकूल रही हैं शोषितों के लिए? परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तभी तो आपको लड़ना है। अगर आपके अनुकूल होंगी तो लड़ने की जरूरत क्या है? आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के समय परिस्थितियां अनुकूल थी? ज्योतिबा फूले के समय परिस्थितियां अनुकूल थी? महात्मा बुद्ध के समय परिस्थितियां अनुकूल थी? कबीरदास के समय परिस्थितियां अनुकूल थी? या रविदास जी के समय अनुकूल थी? या फूलन देवी के समय अनुकूल थी? मुझे बताइए। ये डरने वाले लोग कायरता के कई लेप चढ़ा करके बैठे हैं, कहते हैं परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बोलो मत, चुप रहो। अरे इतनी बड़ी संख्या, यहां पर कितने लोगों को मारेंगे? ये मारने का डर दिखाते हैं, काटने का डर दिखाते हैं। लड़कियां अगर बोले तो उनको रेप का डर दिखाते हैं। कितना डर दिखाएंगे? किस किस चीज का डर दिखाएंगे? अभी तक देवी देवता का डर दिखाते थे, भगवानों का डर दिखाते थे, वो डर निकल गया तो अब मौत का डर दिखा रहे हैं। अब वो डर भी निकल गया तो रेप का डर दिखा रहे हैं। कितना डरोगे इनसे? संख्या तुम्हारे पास है। इस देश की ईंट से लेकर के इस देश के भवन तक आप बनाते हो, इस देश की कील से लेकर के बड़ी बड़ी इमारतें आप बनाते हो, और डरते हो। फिर भी क्यों डरते हो? जो श्रम आप इनके निर्माणों में कर सकते हो, वो श्रम अपने भविष्य निर्माण में नहीं कर सकते क्या? वो श्रम अपने अधिकारों को लेने के निर्माण में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। बस जरूरत है यहां से डर निकाल दो, और यही डर निकालने की आज जरूरत है। वो डर जिस दिन निकल गया उस दिन तुम इंसान बन जाओगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे। अरे एक जानवर भी जानता है कि उसको अगर दबाया जाता, चोट पहुंचाई जाती है, तो वो भी पलटकर देखता है, हाथ पैर हिलाता है। तुम कैसे मुर्दा हुए पड़े हो सारे? आज मान्यवर काशीराम साहब नहीं आने वाले, आज दीना भाना साहब नहीं आने वाले कि जो राख हो गया जल करके के समाज, ये एकदम भस्मी बना हुआ है, इसमें कोई चिंगारी फूकने आएगा कि दोबारा से अब काशीराम साहब जन्म लेंगे। किसमें खोज रहे हो काशीराम? कि ये आएगा, उसमें से निकलेगा काशीराम। काशीराम कोई पैदा होते हैं क्या कि तुमने कहीं से उठाया और इसको काशीराम घोषित कर दिया? काशीराम संघर्ष से पैदा होते हैं। काशीराम कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार का नाम है। काशीराम साहब एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, एक रास्ता है। ये सब हमारे रास्ते हैं, इन पर चल करके आप मंजिल तक जा सकते हो। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं रही हैं। जो परिस्थितियों का रोना रोते हैं, मैं उनसे आज कह दूं फिर से, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं रही हैं, और परिस्थितियों के विपरीत लड़ने वाला ही जिंदा होता है। परिस्थितियों के साथ बहने वाला मुर्दा होते हैं, लाशें होती हैं, टूटे हुए लकड़ी और कबाड़ कचरा होता है। इसी के साथ जय भीम।